नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए आप लोगों को यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ ताकि आप सभी को पता चल सके पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कैसे इन सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता दूं 60 के 60 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। यहाँ पर आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी के, एग्रीकल्चर के, होम साइंस के और संगीत से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खेल और स्वास्थ्य से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इन सभी को मिलाकर के 60 नंबर का कंटेंट आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है उसका अर्थ होता है कि सारी शिक्षा के साथ साथ शरीर का और मानसिक विकास हो सके, शरीर का भी विकास हो सके, मनोवैज्ञानिक रूप से भी विकास हो सके। करेक्ट आपका यहाँ पर चारों विकल्प हो जाएंगे। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन सा है? दीपा कर्मकार, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, दुती चंद। राइट जवाब हो जाएगा पीवी सिंधु, महिला खिलाड़ी जो कि बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है बताओ? दालों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, खनिज या विटामिन? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। सर्वाधिक दालों में प्रोटीन पाया जाता है और सर्वाधिक दालें आपकी मध्य प्रदेश में होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश भी बोलते हैं। सोयाबीन भी वहीं पर होता है। एलएसडी के सेवन से क्या होता है? एलएसडी यकृत रोग, कैंसर रोग, किडनी का रोग, मानसिक विभ्रम। एलएसडी है आपका एक मादक नहीं कहूँगा, ये एक अगर इसको सेवन करते हो तो इसको भ्रांति हो जाती है। सेवन करने का भ्रांति, कुछ का कुछ होने लगता है ना। ये एक मानसिक विभ्रम पदार्थ है एलएसडी, मादक पदार्थ इसको कह सकते हैं, जो कि भ्रांति वाला है। ठीक। उसके बाद अगला, व्यायाम का लाभ क्या है? आप लोग व्यायाम एक्सरसाइज करते हो तो इसका लाभ क्या है? फुर्ती आती, शरीर में फुर्तीलापन आता है, रक्त के प्रवाह में वृद्धि होती है, भूख भी लगती है। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। ये सारी घटनाएं घटित होती हैं व्यायाम से ही। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। किस पर बल देता है? यह सतत आकलन पर बल देता है। किस पर? सतत आकलन पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छे नागरिक होना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? प्रोजेक्ट जो कार्य है या प्रोजेक्ट मेथड है वो आखिर क्यों महत्वपूर्ण होता है? बताओ क्यों होता है? करके सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। करेक्ट हो जाएगा, पहला विकल्प ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहता है भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को विवादास्पद मुद्दों से बचाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं बचाना चाहिए, गलत। सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना, उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सबसे उपयुक्त विकल्प आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की किताबों में सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उनके सभी पक्षों को रखना चाहिए, अच्छाई बुराई निष्पक्ष होकर के। करेक्ट। सीटेट एग्जाम के लिए स्टडी गाइड की किताब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 to 5 के लिए, ठीक है ना, जिसमें गणित, पर्यावरण, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश आपको मिलने वाला है। इस किताब में आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। इसमें संपूर्ण थ्योरी मिलेगी, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र मिलेगा, 2000 प्लस अभ्यास के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे यहाँ पर चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, है ना, जितना आपका सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इस किताब में थ्योरी किस प्रकार से दी गई है? थ्योरी आप लोग पहले ही चैप्टर की देख सकते हो। मनोविज्ञान की प्रकृति को इस प्रकार से यहाँ पर समझाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से थ्योरी अर्थात स्टडी गाइड की किताब आपको मिलने वाली है। सेकेंड किताब आप लोगों को पीवाईक्यू की मिलेगी 1 to 5 क्वेश्चन बैंक, और यह किताब अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली किताब है। इस वाली किताब में 81 टॉपिक और उसी के साथ 5100 प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ तो पहले टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं।
ठीक है ना। क्वेश्चन के साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व किया गया है। तो आप लोग इन दोनों किताब को ले सकते हो। किताब को लेना कैसे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इन किताब को ले सकते हो। अमेज़न, फ्लिपकार्ट से भी इन किताब को खरीदा जा सकता है। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है, चक्र के द्वारा हुआ है। इनका प्रथम उपदेश देना, प्रथम उपदेश का देना चक्रण के द्वारा या चित्रण इनका चक्र के द्वारा किया गया है। और इन्होंने प्रथम उपदेश अपना कहाँ पर दिया था, सारनाथ, कहाँ पर, सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। संबोधि उसको बोलते हैं जब इनको बुद्धत्व उपलब्ध हो गया। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को, निर्वाण मृत्यु को बोलते हैं। ठीक, करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी, लुम्बिनी है कहाँ पर, नेपाल में, नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख में होती है कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, किस अभिलेख में ऐसा वर्णित है, कौन से राजा के अभिलेख में, हर्ष के, अशोक के, समुद्रगुप्त के या पुलकेशिन द्वितीय के। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा अशोक, राजा अशोक के अभिलेख में, लुम्बिनी अभिलेख में गौतम बुद्ध के मतलब कि जन्म लुम्बिनी में हुआ। इसकी पुष्टि किस अभिलेख में मिलती है, अशोक के अभिलेख में यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं लुम्बिनी अभिलेख, अशोक का अभिलेख है। यह अशोक ने रुम्निदेही अभिलेख का अंश है, यह अशोक के रुम्निदेही अभिलेख का अंश है जो नेपाल से प्राप्त हुआ। अशोक ने घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में, टैक्स के रूप में 8वां भाग लिया जाएगा। यह ब्राह्मी लिपि में था। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 बातें पता चल गई। बुद्ध के साथ में 8वां कर वसूलने की बात इसमें की गई है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी ने पढ़ा था। जितने भी लोगों को यूपी टेट का पेपर पहली बार में क्रैक करना है, मैं आप लोगों को एसएसटी की कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी करा दूंगा। आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो जो मैं आपको यहाँ पर कंटेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इन नोट्स में कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, सब कुछ आपको, संगीत, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। इन नोट्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है। एक नज़र डाल के पढ़ लेना, एसएसटी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इधर उधर भटकने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। आप सभी को ज्ञात है यूपी टेट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यह आपका 4 वर्षों के बाद होने वाला है। इसके बाद पता नहीं एग्ज़ाम हो या ना हो, उससे पहले इस वाले एग्ज़ाम को आप लोग क्रैक कर डालो, एक नौकरी पक्की कर लो। या जितने भी लोग सरकारी टीचर भी अपनी वीडियो देखते हैं, उनको भी टेट को क्वालिफाई करना है, तो मैं उनसे अंतिम रूप से कहना चाहूँगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं जितना आपको प्रोवाइड कर दूंगा उतना मात्र पढ़ लेना, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट को हाईलाइट भी किया है, आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए दिए गए नंबर पर एक बार कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, मैं खुद आपसे बात कर लूँगा। नोट्स का प्राइस 299 है और इसका प्राइस आपका बढ़ भी सकता है आने वाले दिनों में। तो अभी आप लोग इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अमरावती, बाघ, सांची या भीमबेटका? जवाब आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? जवाब आपका हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं या पाषाण काल का काल, उसको प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया, जहां पर कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। राइट आंसर आपका भीमबेटका हो जाएगा। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, और उनसे जुड़े हुए उदाहरण, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया और भी पूछे गए। चलिए सबसे पहले मैं इतिहास के काल विभाजन को समझा दूं उदाहरण देकर, ताकि 1 नंबर आपका पक्का हो सके। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझो, इतिहास का विभाजन 3 कालों में किया गया है। पहला काल आपका आ जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध ही नहीं है, जैसे पत्थर के औजार, हड्डियों, मिट्टियों के बर्तन, गुफा चित्र। उदाहरण के लिए पाषाण युग आपका प्राग ऐतिहासिक काल में।
भीमबेटका की शैल चित्रकला, जो क्वेश्चन मैंने कराया वह यहीं से पूछा गया। भीमबेटका की शैल चित्रकला जो कि प्राग ऐतिहासिक काल में आपकी आती है। ठीक, कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध ही नहीं है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब लिखित विवरण तो है, इस काल का लिखित विवरण तो है, लेकिन अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है, लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल में रखी गई है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में आपकी रखी गई है। तीसरा आपका है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित विवरण भी है और लोगों ने इसको पढ़ा भी है, जैसे वैदिक काल, मौर्य काल, अभिलेख, सिक्के, ये आपके हो जाएंगे ऐतिहासिक काल। तीनों काल मैंने आपको समझा दिए अपने नोट्स की सहायता से, तो आप लोग इन नोट्स को अवश्य रूप से ले सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1815 की दरअसल यह बात है। ठीक, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने आपकी की थी। ठीक, देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? पता नहीं। सत्येंद्रनाथ टैगोर एक थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, जिन्होंने सबसे पहले सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या मैंने बताया आपको, राजा राम मोहन राय यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लो यहाँ पर, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में, या वायसराय उस काल का यही था। जॉर्ज पंचम भारत आया था। कौन? जॉर्ज पंचम भारत आया था। उसी के टाइम के दौरान कलकत्ता पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। बात यह है आपकी 1911 की। कब की? 1911 की। तो दिल्ली को बना दिया गया राजधानी। ठीक, जॉर्ज पंचम के टाइम में लॉर्ड हार्डिंग उस काल का वायसराय हुआ करता था। करेक्ट। नेक्स्ट अगला, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था राजा राम मोहन राय को। बहादुर शाह पहला, शाह आलम पहला, शाह आलम दूसरा, अकबर दूसरा। तो अकबर दूसरा या अकबर सेकेंड, अकबर द्वितीय है ना, बहादुर शाह जफर का पिता था ये। अकबर द्वितीय कौन था? बहादुर शाह जफर का कौन था? पिता था, जिसने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बना करके लंदन में भेजा था। ठीक, तो राइट आंसर आपका फोर्थ विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में आपका पारित हुआ था। अगला यहाँ पर कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अकबर था। कौन था? अकबर था। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? बताओ। सूफी संत के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, इनमें से किस सूफी संत के शिष्य बने थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मकुद्दुम याह्या मनेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर, अब्दुल कादिर गिलानी। जवाब क्या होगा? बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर, ये हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम। उसके बाद अगला यहाँ पर है आपका, इन बादशाहों में से किसे कलंदर की उपाधि किसको दी गई थी? बताओ। या विख्यात कौन हुआ था? अकबर, हुमायूं, बाबर या शाहजहां? तो बाबर हुआ था। कौन? बाबर। 1526 का युद्ध आपको पता होगा, ठीक है ना, पानीपत का युद्ध। उसके बाद शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए किसका निर्माण कराया? आगरे का ताजमहल का निर्माण इसने कराया। नेक्स्ट देख लो, अगला देख लो, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड। राइट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड। कौन सा? नागालैंड में हुआ है। नेक्स्ट कहता है हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा। करेक्ट, मूसी नदी के किनारे स्थित आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है कोयला एक उदाहरण है। कोयला उदाहरण किसका हो जाएगा? तो कोयला आपका रूपांतरित सेल, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, किसका उदाहरण हो जाएगा? आप कहोगे अवसादी सेल का उदाहरण हो जाएगा।
क्योंकि अवसादी सेल को परतदार सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परत के रूप में ये मलबा जमा हो जाता है, पत्थरों के टुकड़े, कंकड़ के टुकड़े, हर चीज के टुकड़े, तो वो अवसाद में बदल जाता है। जैसे कोयला, कोयला का निर्माण भी अवसादों से ही हुआ है। और अवसादी सेल में जीवों के अंश पाए जाते हैं, जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सभी में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो अवसादी सेल आपका हो जाएगा। रूपांतरित क्या है, आग्नेय क्या है, अवसादी, यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगर सेल से क्वेश्चन आपसे बने तो वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग जान लो सेल या रॉक्स के बारे में, है ना। सेल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बने होते हैं, विभिन्न आकृति, आकार, रंगों के ये होते हैं, कठोर भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं। सेल के प्रकार 3: आग्नेय सेल, परतदार सेल, कायांतरित सेल। एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा जानेंगे, है ना, जितना इम्पोर्टेंट रहेगा। आग्नेय जो शब्द है ये इग्नस से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है, रूपांतरण है, इसका अर्थ होता है आग। और इसका आग्नेय सेल का निर्माण द्रवित मैग्मा से होता है। मैग्मा धरातल पर आता है तो लावा कहलाता है। जब मैग्मा धरातल पर आता है तब ये बहिर्भेदी होता है। जब धरातल के नीचे ही दबा रहता है तब अंतर्भेदी आग्नेय होता है। 2 प्रकार का होता है। उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायरो प्रमुख इसके उदाहरण हो जाएंगे। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि ये किसके उदाहरण हैं, बताओ। तब आप जवाब क्या दोगे? ग्रेनाइट किसका है? आग्नेय का हो जाएगा। और ये संपूर्ण पृथ्वी पर 2/3 पाए जाते हैं। आग्नेय सेल को प्राथमिक चट्टान या प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? ये आग्नेय सेल बहुत कठोर होते हैं, अपरदन कम होता है, रवेदार और दानेदार होते हैं। इनका संबंध ज्वालामुखी से होता है। ठीक है ना। आग्नेय की मैंने बात करी, अब अवसादी को मैं समझा दूं, या जिसको परतदार बोलते हैं। इनका निर्माण होता है अवसादों के मलबे के जमा होने से। ठीक है ना। और ये पृथ्वी पर 3/4 भाग पर पाए जाते हैं। लोयस का जमाव भी एक आपका परतदार सेल का उदाहरण हो जाएगा। लोयस जो कि पवन से बनता है, किससे बनता है? पवन से बनता है, जो कि परतदार सेल का उदाहरण आपका हो जाएगा। परतदार सेल में आपका बालू का पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर, कोयला, खड़िया प्रमुख है। कोयला कैसा है? परतदार। अब परतदार में आपके जीवाश्म भी पाए जाते हैं। हाईलाइट मैंने की ये लाइन इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। परतदार सेल में या परतदार चट्टान में ही कोयला, खनिज तेल भी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, और यहीं से अभी मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन करा भी दिया। उसके बाद एक अंतिम परत आपकी होती है रूपांतरित सेल। परतदार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परतदार इसको नहीं। इसमें क्या होता है? रूपांतरित या कायांतरित सेल में परतदार सेल या आग्नेय सेल में जब ताप या दाब पड़ता तब इनका रूप बदलता है। रूप बदल जाए तो ये रूपांतरित में कन्वर्ट हो जाती है। रूपांतरण के दौरान चट्टान का संगठन व रंग रूप बदल जाता है, परंतु चट्टान का विघटन नहीं होता है। सेल से स्लेट, डोलोमाइट, खड़िया, संगमरमर, कोयला हीरा में बदलता है। कोयला हीरा में बदलता है। ठीक। कोयला आपका क्या है? परतदार हो जाएगा। हीरा क्या है? हीरा आपका रूपांतरित हो जाएगा। तो सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी, है ना। तो ये लोग, नए लोग इन नोट्स को ले लेना पेपर को पहली बार में क्रैक करने के लिए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये नोट्स रहेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है ना, तो कौन से नहीं है? बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह आपका नहीं है। कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास अपना चंद्रमा एक उपग्रह है, लेकिन बुध शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला देखो, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। अरब सागर में आपका लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? फलोद्यान। सवाना को, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, भूमध्य रेखीय को, टुंड्रा को। राइट। भूमध्य रेखीय, रेखीय नहीं, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपके खट्टे फल पाए जाते हैं। खट्टे फल की आपूर्ति की जाती है, जैसे नींबू है, जैतून है, आपका संतरा है, जैसे फल आपके उगाए जाते हैं। और इनसे मदिरा का भी निर्माण किया जाता है ना। इनको सुखा करके मदिरा भी बनाई जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो संसार की छत अरावली, म्यांमार, सतपुड़ा, पामीर। पामीर का पठार है। क्या है? पामीर के पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा
मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ लिया आपसे। कालाहारी, थार, गोबी। गोबी एशिया में आता है और थार भी आपके भारत में आता है। कालाहारी अफ्रीका, सहारा भी अफ्रीका। तो सहारा सबसे बड़ा है और सहारा कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल आपका हो जाएगा। ठीक, तो मरुस्थल से जुड़े देश या महाद्वीप के नाम पेपर में हमेशा आए हैं, तो उनको भी यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल प्रदेश की बात कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना है। सबसे पहले मरुस्थल प्रदेश को परिभाषित करते हैं। ऐसा प्रदेश जहाँ वर्षा की तुलना में बाष्पीकरण अधिक होता है तो मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। शुष्क प्रदेश होता है, ठीक है ना, इसको रेगिस्तान भी बोलते हैं। रेगिस्तान आपके गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं। तो आपको पता है जो सहारा का रेगिस्तान है, सहारा का मरुस्थल है, वो एक गर्म मरुस्थल की श्रेणी में आता है। जबकि भारत का जो लद्दाख मरुस्थल है वो आपका कैसा मरुस्थल है? आप कहोगे ठंडा मरुस्थल होता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं जहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चन आए। अफ्रीका के रेगिस्तान को देख लो, सहारा का रेगिस्तान कहाँ पर है? अफ्रीका में। कालाहारी का रेगिस्तान या मरुस्थल अफ्रीका में। एशिया में अरब, थार, गोबी मरुस्थल। ठीक, तो थार कहाँ पर है बताओ? थार आपके भारत का है। ऑस्ट्रेलिया का महान विक्टोरिया मरुस्थल। मिलान वाले भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। उत्तरी अमेरिका का सोनोरान, एरिजोना। दक्षिण अमेरिका का आटाकामा, पेटागोनिया। ये कुछ महत्वपूर्ण है जहाँ से पेपर में ना हमेशा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। तो सारे मरुस्थल जो आपके हैं विभिन्न देशों में या कहाँ किस महाद्वीप में स्थित हैं उनको तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप सभी को ज्ञात होगा जो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है ना, इसमें फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फैक्ट्स को भी ख्याल में करते हुए आप लोग चलो। जैसे मैं मरुस्थल के जीव जंतुओं की बात करूं, जैसे जीव में कौन कौन मरुस्थल में रहता है, क्योंकि मरुस्थल में पानी का अभाव होता है। यहाँ वे जीव ही रहते हैं जिनमें पानी की कमी व गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे ऊँट यहाँ का प्रमुख है। ऊँट को मरुस्थल का जहाज भी बोलते हैं। एक ऊँट के बारे में यहाँ पर आपको फैक्ट पता चल जाएगा जो आज से पहले आपको नहीं पता था। ऊँट की पीठ पर कुबड़ में बसा चर्बी इकट्ठी होती है। आपने ऊँट देखा होगा, कुबड़ होता है उसका ऊपर, तो कुबड़ में क्या बसा या चर्बी इसकी इकट्ठी होती है। यह बसा पानी की कमी को पूरा करती है, ठीक है ना। तो ऊँट बिना पानी पिए कई दिनों तक रेगिस्तान में आखिर जीवित क्यों रह लेता है? क्योंकि वो चर्बी को पहले से ही इकट्ठा कर लेता है जो कि पानी की कमी को पूरा करता है। नेवला रहता है रेगिस्तान में। हिरन, सांप, बिच्छू, गोहो, रेत मूस, गीदड़, लोमड़ी, ठीक है ना। ये तो पॉइंट है। और एक फैक्ट जान लो फिर मैं आगे के क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। सहारा एक टाइम में हरा भरा मैदान था क्योंकि वहाँ पर नदी, हाथी, शेर, जिराफ, इनके गुफाओं में चित्र मिले हैं। ठीक, अरब की बद्दू जाति है। अरब मरुस्थल की कौन सी जाति है? जनजाति कह लो तो बद्दू जाति। और कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जाति रहती है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में एक आपका आ चुका है। इतना ही बताऊंगा। अब जितने भी लोगों को लगता है कि यूपी टेट का पेपर फैक्ट पर आधारित है, आप क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लेना, फैक्ट पर ही पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो। एक और बात कह दूं, जितने भी मित्रों को सीटेट का भी एग्ज़ाम देना है, उसके साथ यूपी टेट का भी एग्ज़ाम देना है, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है। मैं आपको दोनों नोट्स कॉम्बो में दे दूंगा 399 रुपये के। 399 रुपये में आपको 200 का डिस्काउंट एक साथ मिल जाएगा। सिंगल लेते तो 299 का पड़ता है एक, ऐसे में आपको 200 का डिस्काउंट दोनों कॉम्बो ले सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में आपकी है ये परियोजना। अगला देखो यहाँ पर फटाक से निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? अब नहीं वाला बताना है। गेहूँ नहीं है रोपड़ फसल। गेहूँ आपकी वाणिज्यिक खेती में की जाती है खाद्यान्न पूर्ति के लिए, है ना। चाय, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये आपकी रोपड़ फसल हो जाएंगी। रोपड़ फसल आपकी हो जाएंगी। जूट भी हो जाएगी। नाटो NATO का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो संधि संगठन। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है बताओ? कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख आपका किया गया है।
अगला यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। अब नहीं वाला बताना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को, ठीक, तो उसमें प्रभुत्व, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद जैसे शब्द आते हैं, लेकिन प्रजातांत्रिक नहीं आता है। लेकिन प्रजातांत्रिक का मतलब लोकतंत्र ही होता है। क्या होता है? लोकतंत्र ही होता है, ठीक, लेकिन संघात्मकता नहीं आता है, ठीक। यही आपको नहीं वाला बताना है यहाँ पर। तो फोर्थ विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। यहाँ पर साधन की बात की गई, सहायक साधन की। कार्य निर्धारण कोई साधन नहीं है, व्याख्यान भी कोई निर्धारण नहीं है, वाद विवाद भी कोई निर्धारण का साधन नहीं है, ठीक। श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाएगी, श्रव्य देखने वाली और सुनने वाली सामग्री सामाजिक अध्ययन में आपकी सहायक सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल। तो दर्शन शास्त्र आपका शामिल नहीं है, ठीक। फिलॉसफी आपका इसमें शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र इसमें शामिल आपकी की गई है। अगला यहाँ पर कहता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी कौन था? स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसके कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अगला यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। पीटीबीटी, सीटीबीटी, एनपीटी। करेक्ट, पहला पीटीबीटी। किसमें? पीटीबीटी का सदस्य है भारत। अगला यहाँ पर कहता है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। अभिकरण की बात की गई है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अभिकरण है आपका, अभिकरण हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, ये भी हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन, ये भी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि इसका अंग है, किसका अंग? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अभिकरण नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग। कहाँ पर? द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड, द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला यहाँ पर कहता है आपके सामने कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से जाना जाता है। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। फल के रस में कितनी चीनी की मात्रा है, कैसे मापी जाती है, उस यंत्र का नाम क्या है बताओ? रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर, क्या? रिफ्रैक्टोमीटर हो जाएगा। अगला, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख काम क्या है? पेक्टिन का मुख्य काम होता है फलों के रस का थक्का बनाना। फलों के रस का थक्का बनाना इसका काम होता है। अगला देखो, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? किस रंजक के कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। किस कारण? लाइकोपिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। नींबू का फल प्रचुर स्रोत है किसका? सिट्रिक अम्ल का, टार्टिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का या मैलिक अम्ल का? सिट्रिक, सिट्रिक होता है इसमें, सिट्रिक अम्ल नींबू में, ठीक। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? बेंगलुरु, नागपुर, लखनऊ या पुणे? नागपुर, महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला यहाँ पर है आपका अचल स्वर कौन से? अचल, अचल, सापा, सा और पा, ये आपके अचल हैं। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संगीत के क्वेश्चन है। कहाँ के हैं ये संगीत के क्वेश्चन है, ठीक। संगीत के क्वेश्चन भी आपसे 3 से 4 पेपर में पूछे जाएंगे। 3 से 4 नंबर आपके पक्के करवा दूंगा अभी मैं। तो अचल स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? सा और पा आपके अचल। राग यमन किस थॉट से उत्पन्न है? राग यमन आपका कल्याण से उत्पन्न है। कहाँ से? कल्याण से उत्पन्न है। अब ये मैं अभी आपको बताऊंगा। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को लय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लय बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? लय बोलते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन है आपका संगीत से। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपसे पूछा है कौन किस राग का स्वर समूह है। गा मा पा नी सा नी धा पा मा पा गा मा ग, किसका है स्वर? तो ये राग बिहाग का हो जाएगा। किसका? राग बिहाग का हो जाएगा। गा मा पा नी सा नी धा पा मा बा गा मा ग। ठीक, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा राग बिहाग। पहला पॉइंट जो अभी मैं बता रहा था, सा और पा कैसे अचल, ये चल नहीं है, ये अचल है, अचल स्वर। ठीक, कुल स्वर होते कितने? 12 होते हैं। शुद्ध स्वर आपके 7 होते हैं, विकृत आपके 5 होते हैं। संगीत में कुल स्वर आपके 12 होते हैं, शुद्ध आपके 7 होते हैं, विकृत आपके 5 होते हैं। सा और पा आपके अचल स्वर होते हैं। माँ का तीव्र रूप होता है, रे गा मा धा नी कोमल रूप में होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद राग, राग के मुख्य तत्व कितने हैं? राग में कम से कम 5 स्वर की आवश्यकता होती है। राग में 5 स्वरों की आवश्यकता आपकी होती है। ठीक है ना। इनका टाइम भी पूछा जाता है। प्रातःकाल राग भैरव का टाइम होता है, संध्या काल राग यमन का होता है, रात्रि आपकी राग दरबारी कानड़ा की होती है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, राग स्वर प्लस नियम प्लस भाव प्लस समय, कम से कम 5 स्वर की आवश्यकता होती है। वादी संवादी महत्वपूर्ण, जाति आड़व साड़व और संपूर्ण। प्रत्येक राग का निश्चित टाइम भी होता है। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। ये राग के नियम, सा और पा क्या है? अचल स्वर, यही पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है आपके। पकड़ से राग की पहचान होती है, 5 स्वरों की इसमें आवश्यकता होती है। अब लय क्या है बताओ? संगीत में ध्वनि या स्वरों की गति स्पीड को लय कहते हैं। बिना लय के संगीत असंतुलित और असंगठित होता है। ठीक है ना, लय बहुत जरूरी है संगीत में। लय आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक धीमी गति का, एक सामान्य गति का, एक तेज गति का। जैसे शास्त्रीय संगीत की आलपा या ख्याल में धीमी गति से, भजन गजल सामान्य गीत में सामान्य गति, तेज गति तराना तिहाई और नृत्य में तेज गति। ठीक है ना, ये लय की बात मैंने यहाँ पर आपसे कर ली। उसके बाद ताल है, यहाँ पर ताल भी हैं, मैंने यहाँ पर सब डाल दिया आपका, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ठीक, हाँ, राग यमन मैं आपको ये बताने वाला था, राग यमन। तो राग यमन का क्या होता है? थाट क्या है? कल्याण। अब यही पेपर में आया, यही पेपर में आपसे कहाँ चला गया? 1 मिनट, यहाँ से देखो, राग यमन कल्याण थाट इसका होता है। ठीक, यहाँ से बता दूं आपके कितने हैं? 4 हैं। कितने? राग यमन का क्या हो जाएगा? थाट कल्याण हो जाएगा। संध्या का टाइम इसका होता है। जाति इसकी संपूर्ण होती है, तीव्र तीव्र होता है। ठीक, और उसके बाद राग मारवा का थॉट क्या है? मारवा है, सूर्यास्त के टाइम होता है। राग शुद्ध कल्याण का आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी जो मुख्य तौर पे उपयोगी थी उसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद इसके क्या हो जाएंगे? रचयिता हो जाएंगे। ठीक है ना, और पेपर में आपसे ये भी पूछा जाता है कि जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है बताओ? तो थायरॉक्सिन है। कौन सा? थायरॉक्सिन। अगला, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि कौन सी है? जल के माध्यम से भोजन, स्ट्यूडिंग, खदकाना, उबालना, उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जल से बनाने का। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सी है? ढोकला। ढोकला खमीरीकरण से बनता है। किससे? खमीरीकरण से बनता है। अगला यहाँ पर है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को क्या कहेंगे? बाल्यावस्था कहेंगे, है ना, बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष के बीच की आयु का। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण आपकी मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशकों का प्रयोग, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, तो मैंने 60 के 60 क्वेश्चन आपको करा दिए। जिन भी मित्रों को अभी टाइम है उनके पास पढ़ने का, तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग इन नोट्स को प्राप्त कर लेना। परीक्षा से पहले पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, खेल, व्यायाम, संगीत, एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक, 60 नंबर का पूरा मटेरियल। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।